पुराने जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम करीम दीन था। उसने एक घोड़ा पाल रखा था। करीम दीन के 4 बेटे थे। बाप के लिए वह चारों ही लाडले थे, मगर थे वो अक्ल के बिल्कुल गोरे। जब करीम दीन का इंतकाल हुआ तो चारों भाइयों ने आपस में मशवरा किया। एक बोला, बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले? दूसरे ने कहा, ऐसा करते हैं, घोड़े को काटकर आपस में तकसीम कर लेते हैं, हर एक को एक टांग मिल जाएगी। मगर मसीला यह बन गया कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो इसी अलझुन में घोड़े के पास खड़े थे कि एक शख्स जिसका नाम शेर मोहम्मद था वहां से गुजरा। उसने पूछा, भाइयों, किस बात पर आपस में बहस हो रही है? शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। सब ने उसे मसला बताया। शेर मोहम्मद ने कहा, यह तो बड़ा आसान है, घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वह आपस में बांट लो। चारों भाई फौरन राजी हो गए और घोड़ा बेचने शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में जंगल आया जहां रात हो गई। थके हारे सब वहीं लेट गए और गहरी नींद में सो गए। रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा लेकर गायब हो गया। देर बाद बड़े भाई फैयाज की आंख खुली। उसने घोड़ा गायब देखा और फौरन बाकी भाइयों को जगाया। उठो, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। छोटे भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, ये तो रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह चारों ने रमजान खान को ढूंढना शुरू किया। रास्ते में ऊंट के पांव के निशान नजर आए। एक बोला, यह किसी नर ऊंट के निशान हैं। दूसरा बोला, यह ऊंट एक आंख से अंधा है। तीसरा कहने लगा, रस्सी तोड़कर भागा होगा। कुछ ही आगे गए थे कि एक आदमी परेशानी में मिला। बोला, भाइयों, कोई ऊंट देखा है? एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स हैरान रह गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बताओ कहां देखा? चारों ने कहा, हमने ऊंट को नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स बोला, तुम लोगों ने इतनी तफसील बताई है, लगता है तुम ही ने मेरा ऊंट चोरी किया है। आओ बादशाह के पास चलते हैं। चारों भाई भी मान गए। रास्ते में जमीन पर औरत के पांव के निशान नजर आए। एक भाई बोला, यह औरत घर से नाराज होकर निकली है। दूसरा बोला, यह तो उम्मीद से है। तीसरा बोला, यह रात के वक्त निकली होगी। कुछ दूर एक शख्स मिला। बोला, तुमने कोई औरत देखी है? एक ने कहा, हाँ, जो नाराज होकर निकली थी। दूसरा बोला, उम्मीद से भी थी। तीसरा बोला, रात को निकली थी। वो शख्स गुस्से से बोला, लगता है तुमने ही मेरी बीवी को अगवा किया है। बादशाह के पास चलते हैं। अब वो दोनों फरीक और चारों भाई मिलकर बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रमजान खान भी मिल गया। भाइयों ने कहा, रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे। रमजान खान बोला, तुम लोग पागल हो, मैंने कुछ नहीं किया। वो भी बादशाह के पास जाने पर तैयार हो गया। सब लोग बादशाह के दरबार में पहुंचे। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, यह सब क्या मामला है? सबसे पहले ऊंट का मालिक बोला, जनाबे अली, इन चारों ने मेरे ऊंट के बारे में बिल्कुल दरस्त बातें बताई, मगर कहते हैं कि उन्होंने ऊंट को नहीं देखा। यह यकीनी तौर पर चोर हैं। फिर बीवी का शौहर बोला, मेरी बीवी रात को घर से निकली। इन लोगों ने उसकी हर बात सही बताई, मगर कहते हैं कि उसे देखा नहीं, यह अगवाकार है। बादशाह ने चारों भाइयों की तरफ देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? बड़े भाई फयाज बोला, हुजूर, ये सब हमें झूठे इल्जाम दे रहे हैं। असल बात यह है कि रात रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी किया है। रमजान खान बोला, आलीजा, मुझे कुछ इल्म नहीं, ये लोग बला वजह इल्जाम लगा रहे हैं। बादशाह ने पूछा, क्या तुम में से किसी ने अपनी आंखों से रमजान खान को घोड़ा चोरी करते देखा? चारों ने एक साथ कहा, नहीं हुजूर। बादशाह ने गुस्से से कहा, जब देखा ही नहीं तो इल्जाम क्यों लगाते हो? और यह दूसरे लोग जो तुम्हें चोर और अगवाकार कह रहे हैं, तुम उसकी सफाई कैसे दोगे? फयाज ने सीना तान कर कहा, हुजूर, हम मुजरिम नहीं, बल्कि हम इल्म गैब जानते हैं। हमें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाता है। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगर वाकई ही तुम्हें इल्म गैब आता है तो अभी इम्तिहान लूंगा। उसने एक अनार मंगवाया, उसे संदूक में रखा और पूछा, बताओ उसके अंदर क्या है? चारों ने एक दूसरे का मन्नत देखना शुरू किया। पहला बोला, कोई गोल सी चीज है। दूसरा बोला, उसके ऊपर छोटा सा ताज भी है। तीसरे ने कहा, क्यों ना सीधा सीधा कह दो कि यह अनार है। बादशाह हंस पड़ा और बोला, वाकई ही तुम लोग सच्चे हो। फिर उसने रमजान खान से कहा, उनका घोड़ा या तो वापस करो या कीमत अदा करो। रमजान खान ने मजबूरा कीमत अदा की। चारों भाइयों ने शहर के बाजार से भेड़ बकरियां खरीदे और बड़े फक्र से गांव की तरफ रवाना हुए।
रास्ते में एक गुना जंगल आया। दरख्तों का साया और ठंडी हवाएं उन्हें नींद की तरफ खींचने लगे। सब एक बड़े दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। कुछ देर बाद छोटे भाई उर्शिद की आंख खुली। उसने चौंक कर देखा कि बकरी का एक बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और बाकी भेड़ें आपस में सर हिला हिला कर जैसे मशवरा कर रही हो। वो घबराकर बाकी भाइयों को जगाने लगा। उठो, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भीड़ें हमें मारने का मंसूबा बना रही हैं। बाकी भाई हड़बड़ा कर उठे और बगैर कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकले। वो भीड़ बकरियां वहीं छोड़ गए। दौड़ते दौड़ते एक बकरी पीछे पीछे आ गई, ने गुस्से में पत्थर मार दिया। बकरी मर गई। वो चीखे, बचाओ अपनी जान, और तेजी से भागते रहे। जब काफी दूर जाकर रुके तो एक ने कहा, जरा गलती तो करो, हम सब हैं भी या नहीं। गलती शुरू हुई, 1 2 3, अरे चौथा कहां गया। असल में हर कोई अपने आप को गिनना भूल जाता था। बारी बारी सबने गलती की और सबको लगा कि एक भाई गायब है। इतने में एक घड़सवार वहां से गुजरा। उनकी बातें सुनकर हंसा और बोला, अगर मैं तुम्हारी गलती पूरी पकड़कर गणा 1 2 3 4, सब हैरान रह गए। वाह, वाकई तुम अक्लमंद हो, हम अब तुम्हारे गुलाम हैं। घड़सवार उन्हें अपने घर ले आया। एक को कहा, मेरी माँ की खिदमत करना, उस पर मुक्की भी ना बैठने देना। दूसरे को हुक्म दिया बेलों को खुलाना। तीसरे को फसल की कटाई का काम दिया। चौथे को भेड़ बकरियों की निगरानी पर लगा दिया। जिस भाई को माँ की खिदमत का काम मिला था वो मक्खी उड़ाने के लिए एक डंडा लेकर बैठ गया। जब भी माँ पर मक्खी आती वो जोर से डंडा मारता। बेचारी बढ़िया दर्द से करहती रही, मगर यह नादान मुमैन बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद बढ़िया जान से हाथ धो बैठी। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा ये तो सो गई है, और इस पर चादर डालकर एक तरफ जा बैठा। बेलों वाले भाई ने सोचा कि जानवरों को खुलाना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए उसने बेलों को जब करके उनके सर भरोसे में दफन कर दिए ताकि वह खुद ही खाते रहे। फसल काटने वाले भाई ने सोचा कि गेहूं की कटाई और सफाई लंबा काम है। उसने जल्दी नमटाने के लिए पूरी फसल को आग लगा दी ताकि गेहूं पहले से बने हुए हों। भीड़ बकरियों की निगरानी करने वाले भाई ने देखा कि कुछ भोग के कुत्ते बकरियों के पास आ गए हैं। समझा कि गांव के लोगों ने कत्तों को खाने को कुछ नहीं दिया, इसलिए वह बकरियां खा रहे हैं। उसने रोकने के बजाय कहा, चलो खैर है, अल्लाह की रिजा। घड़सवार वापस आया तो सबसे पहले मां के कमरे में गया। चादर हटाई तो मां का चेहरा खून में ललित था। बैलों के पास गया तो कटे हुए सर भूसे में दब्बे थे। फसल की तरफ गया तो वहां सिर्फ राख बची थी। बकरियां भी गायब थीं। ये सब देखकर घुड़सवार का खून खोल उठा, मगर फिर दिल पर काबू पाया और कहा, तुम लोग नादान हो, मैं माफ करता हूं। जाओ कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्रिस्तान पहुंचे। एक ने बिल मारा, दूसरे ने जमीन पर रखकर नाप लिया और बोला, यह तो कान से बड़ी हो गई है। उन्होंने सोचा घड़सवार पहले ही नाराज है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो और नाराज हो जाएगा। चाण वो वहीं का काम छोड़कर वापस आ गए। गसवार ने हैरान होकर पूछा, इतनी जल्दी आ गए? उन्होंने कहा, जी जनाब, कब्र खोद आए हैं। गसवार उन्हें साथ लेकर कब्रिस्तान गया। जब देखा तो वहां तो महज एक मुट्ठी भर गड़ा था। उसने गुस्से से कहा, नादानो, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी। फिर उसने कहा, जाओ मेरी मां की लाश ले आओ, मैं खुद कब्र खोद लूंगा। चारों भाई दौड़े, मुर्दा बढ़िया को चारपाई पर रखकर ले चल दिए, मगर रास्ते में लाश गिर गई और उनको खबर तक न हुई। जब कब्रिस्तान पहुंचकर चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुना देखने लगे। घड़सवार ने पूछा, मेरी मां कहाँ है? उन्होंने कहा, जनाब वो रास्ते में भाग गई। घड़सवार गुस्से से बोला, मर्दा कैसे भाग सकता है? उसने धमकी दी, अगर उसे ना लाए तो तुम चारों को दफन कर दूंगा। चारों फौरन निकले। थोड़ी दूर एक बढ़िया लकड़ियां छिन रही थीं। उन्होंने इल्जाम लगाया, तुम यहां लकड़ियां जमा कर रही हो और उधर तुम्हारा बेटा हमें दफनाने की धमकी दे रहा है। उन्होंने जबरदस्ती उसे चारपाई पर लौटाया और कब्रिस्तान ले आए। बढ़िया चीखती चलाती रही, मगर उन्होंने ना सुनी। घड़सवार ने देखा तो पहचान गया कि यह उसकी मां नहीं है। उसने माफी मांगी और असल लाश तलाश करने निकला। कुछ देर बाद मां की लाश मिली, जिसे उसने इज्जत व एहतराम से दफन कर दिया।
अब घर उन चारों की हरकतों से तंग आ चुका था। उसने उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए उनकी खिदमत से आजाद हो